अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर किए नावल जन्नत के पत्ते की एपिसोड नंबर 21 का आगाज़ करते हैं। और कैमरे को मसलन तस्वीरों में और ख़ुद को और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। उसकी सब्ज़ आँखें नर्म धूप में सुनहरी लग रही थीं। हो सकता है कि तुम अल्लाह ताला को स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती हो। फिर एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशा को देखे गई। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े को तराशते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूँ जो ब्यूकदा में इस्तांबुल या इटली और स्पेन की लड़कियाँ पहन कर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पे चलती आ रही होती है ना, तो एक दुनिया उनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसी स्मार्ट और ट्रेंडी डिज़ाइनर ड्रेस पहनकर जब सड़क पे चलूं तो लोग मशहूर मुतासिर होकर देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके उसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आता है कि ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जैसे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं इस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और ज़मीन का जानवर ज़मीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा और लाल आंधी हरसू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम्स देखे हैं जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे ही स्टेडियम में देखती हूँ। मैदान के ऐन वस्त में खड़े स्क्रीन पे मेरा चेहरा होता है और पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहाँ खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ हया, अगर उस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आयशा गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तो तुमने मुझसे मांग कर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने इससे वो काम क्यों लिए जिनको मैं नापसंद करता हूँ? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज़ था? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे, लेकिन मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज़ सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने उन तमाम हसीन औरतों की दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी उनका रास्ता चुन लूँ। मगर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है जब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगी। मैं तराजू के एक पलड़े में वो सरापा डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह ताला की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था कि मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ। सो मैं ये इसलिए करती हूँ कि क्योंकि मैं अल्लाह को ऐसे अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरे की नोक से लकड़ी के किनारे में खम डाल रही थी। लड़कियां समंदर की रेत की मानिंद होती हैं आया रेत अगर साहिल पे हो तो कदमों तले रोंदी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन उस रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले, वो मोती बन जाता है। जोहरी उस एक मोती के लिए कितने ही सीप चुनता है और फिर उस मोती को मखमली डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया को कोई जोहरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को कभी नहीं पा सकता। हया अब उसे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ रही थी। लकड़ी की घुंघरियाली पत्रियां उतर कर नीचे गिर रही थी। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चटक रहा था। क्या? वो समझ नहीं पाती थी, और कभी कभी उसे लगता था वो कभी नहीं समझ सकेगी। कुबरा बहलोल के घर और उनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, उनकी मुर्गाबियों को दाना डालते, वो अब उनसे छोटे छोटे मजाहिर बेसर से सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशा
کہ بتائے گئے دو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی، جواب 4 کی بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے گا اور اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھایا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب ذرا کشمکش خاموشی چھائی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجئے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوقدہ آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نوارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے۔ اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اب اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوقدہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محظوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ، جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی، کچھ نہیں، میں بتاؤں؟ تو اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی؟ میں؟ اس نے قسمندی سے آنکھیں ذرا کھولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں، اب تو نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے ہی کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنے لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب سے زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پہ ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہیں اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ بوری اسپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفکی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔
हाँ ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा और फिर ज़रा सा खुफत से उसे वापस रख दिया और बॉडी मस्त उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बेची थी, वो मरकज़ जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बड़े बच्चे उनके गिर्द नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई एक जगह से, बच्चों ने फ़ौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एक नर्म मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाल कर सर को जम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गई। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। किरात करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था जिसने सर पे जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मुदर आवाज़ में पढ़ रहा था, आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें और अपने काबिल सतर आज़ा की हिफाजत किया करें। वो जो जमाई रोक थी इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ा कर सीधी हो बैठी और वो अपनी जीनत जाहिर ना किया करे सो उसके जो खुद जाहिर हो जाए। कमसिन बच्चे की आवाज़ ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर सतारी हो रहा था। हया ने बेख्तियार सर पे ओढ़े दुपट्टे से कान ढके जिनमें उसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहान के सीप से निकले थे। बहारी ने उसे एक एक मोती दोनों बालियों में परो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल रखा था और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पे डाले रखा करे। किसी मामूल की सी कैफियत में उसने सर गर्दन से झुका कर देखा। उसका शेफून का दुपट्टा सर पे तो था मगर गर्दन से उसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदरे खुफत से उसने दुपट्टा खोल कर शानों पे ठीक से फैला कर लपेटा। उस वक्त सिफाए हुक्म माने के उसे कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। ये आयशे गुल की बातें नहीं थी जिन पे उलझ कर उनको जहन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहाँ से जहाँ इनकार नहीं सुना जाता था, जहाँ सिर्फ सर झुकाया जाता था। तुर्क बच्चा अपना सब खत्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए ताऊज़ पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का, उसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चराग है। चराग फानूस में है, फानूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बाबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। न मशरिक है न मगरिब, करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए और अगरचा उसे आग भी ना छुई हो। नूर है ऊपर नूर के, अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बहुत सी रोशनी उतर आई थी, जैसे चमकता हुआ चांद पूरे उफक पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हों, जैसे नीला आसमान सुनहरी कंदीलों से जगमगा उठा हो। वो उस तिलिस्म में गिरी सहर ज़दा सी हुई सुने जा रही थी, बहारें पड़ रही थी और वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनके अमाल एक चटील मैदान में सैराब की मानिंद है। प्यासा उसको पानी समझता है, हत्ता कि जब वो उसके करीब आता है तो उसको कुछ भी नहीं पाता और वो वहाँ अल्लाह को पाता है। फिर अल्लाह उसको उसका पूरा पूरा हिसाब देता है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नीला आसमान अनदेखी मशलों से रोशन था। चांदनी की मशलें वहाँ रोशन नहीं थी मगर वहाँ रोशनी थी, नूर था ऊपर नूर के, या उनकी मिसाल समंदर के गहरे अंधेरों की मानिंद है। फिर उसे एक लहर ढांप लेती है, उसके ऊपर एक और लहर, उसके ऊपर बादल, उनमें से बास के ऊपर बास अंधेरे में है, इतना अंधेरा कि जब वो शख्स अपना हाथ निकालता है तो उसे भी नहीं देख पाता। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। बहारें अपना सब ख़त्म कर चुकी थी। दूर मरमरा की लहरें किनारों पर सर पटक पटक कर पलट रही थीं। वापस अपने अंधेरों में क्लास का वक्त ख़त्म हुआ तो शहर टूटा, कंदीलें गायब हो गई, सुबह की रोशनी में आसमान के चराग छुप गए। बच्चे उठ कर जाने लगे। हलीमा आंटी की तरफ ही आ रही थी मगर वो अपनी जगह सुन सी बैठी, कहीं गुम, बहुत अंदर गुम थी अपनी साथ के अंधेरों में। अंधेरी लहर के ऊपर एक और लहर, उसके ऊपर गम के बादल, इतना अंधेरा कि मुश्किलों का सिरा सुझाई न देता था। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। वो बिल्कुल चुप सी अपनी जगह पे उसी तरह बैठी थी।
होटल ग्रैंड व्यू कदा के एक निस्बतन वीरान साहिल के करीब वाक़ था। जजीरे के बाजार की रश और सियाहों के शोर हंगामे से दूर वो एक बहुत पुरसुकून सी जगह थी। होटल की बुलंद वाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समंदर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। वो अदा का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल था। कीमत फिरदौस पिछले 3.5 साल से होटल के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसका ओहदा 3.5 बरस में वही रहा था। अलबत्ता उसका बॉस एक दफ़ा ज़रूर बदला था जब वो ताज़ा इज़मिर तुर्की का एक शहर छोड़कर इस्तांबुल आई थी और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे इस्तांबुल से दूर एक जजीरे पे ये जॉब मिली थी। तब दीमत का बॉस अब्दुल रहमान पाशा नहीं था। वो उस वक्त वो उसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, मगर उनसे पिछले 3 बरसों में बहुत कुछ बदला था। उस नर्म से सुबह में वो अपने डेस्क की कुर्सी संभालते, पर्स उतार कर मेज़ पे रखते हुए वो यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब तक बहुत बदल गया है। उसका पिछला बॉस बहुत खुशखल्क और सादालूस आदमी था, ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं होती। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता पाया जाता था। उसके आम से हुलिये को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये शख्स व्यूकदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दीमत अब्दुल रहमान पाशा को पहले कभी कभार और फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल वो ऑफिस अब्दुल रहमान पाशा की दस्तरस में चला गया। अब्दुल रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया, कोई चूम भी नहीं कर सका, और उसका भाई कहाँ चला गया वो कभी नहीं जान सकी थी। वो उसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और उसके बॉस के दरमियान मौजूद फासले को नहीं फलांग सकी थी। उसे अब्दुल रहमान पाशा के सिवाय छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं दिया जाता था। कभी कभी दीमत को शक गुजरता कि ARP ने अपनी कोई और सेक्रेटरी रखी होगी जो उसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना उसके पावर ऑफिस में क्या होता है वो उससे कतन बेखबर थी। यह अलग बात है कि पिछले चंद माह में उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसे कभी होने नहीं देना चाहिए था। मगर क्या? वो समझने से कासिर थी और खोज लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो अपने दराज से एक फाइल निकालते हुए उसने यूं ही एक सरसरी सी निगाह सामने उस बंद दरवाजे पर डाली पाशा जिस पे AR पाशा की तख्ती लगती थी, और ठटक कर रुक गई। दरवाजे की निचली दराज से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुल रहमान वापस आ गया है? कब? उसे पता नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुल रहमान पाशा की सबसे बड़ी पुरस्कार थी। उसने ज़िंदगी में कभी इतना सहरंगेज़ और शानदार आदमी नहीं देखा था। बात हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात उस वक़ार और मकनातीसियत की थी जो उस आदमी की शख्सियत का खासा थी। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। यस सर, दीमत ब्रिंग मी अ कॉफ़ी, अपनी भारी बारोब अंदाज में कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो अपना सारा काम छोड़कर निहायत अदब से कॉफ़ी तैयार करने लगी। उसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी की ट्रे उठाए उसने दरवाज़ा ज़रा सा बजा कर खोला। अब्दुल रहमान पाशा का ऑफिस नहायत शानदार और पुरतईश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसुकून निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेव वो पहले से ज़्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को उस जैसा कोई नहीं लगता था। उसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुरा कर अपने बॉस को खुश आमदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुल रहमान ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़ कर एश ट्रे में झटका। वह राख के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात वो जानती थी। वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी तफक्कुर के आलम में किया करता था। सर, आप कुछ छोड़ लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, इसे साफ कर लाओ। उससे मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पे डले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नोट ढीली किए, ग्रे शर्ट के कफ खोले बैठा था। उसका लिबास भी उसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सा। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस
सिगरेटों के धुएं से भरा हुआ था। उसकी कॉफ़ी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता एस्ट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उससे सिर्फ पेशा वराना तकल्लुफ़ नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बायस पूछा। उसे मालूम था कि जवाबन वो नो थैंक्स कह के वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियाँ थी जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत वो सिगरेट की कश लेते खिड़की से बाहर ठाठे मारते समंदर को देखते हुए बोला तो उसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात। सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा है तो वो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। उसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नज़र आ रही हो उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब उसकी कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुल रहमान ने ज़रा मुस्कुरा कर उसे महसूस अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शोहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे ये लगता है कि उसके शोहर ने उसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शोहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई उस औरत को उसके शोहर के खिलाफ बहकाए? उससे नागवारी से सर झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ये सब अपनी बीवी को कहे। अब की दीमत ज़रा मानी खेस अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो उसकी बीवी उसके इल्म में लाए बगैर उसकी बातें सुन लेगी। ये एक मासूम सा इत्तफाक। बात ख़त्म करके दीमत ने ज़रा से शाने उचकाए। अब्दुल रहमान की आंखों में एक चमक दर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में फेंका और ज़रा आगे होकर बैठा। मगर दीमत कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन भी बना देते हैं। अब्दुल रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया। थैंक यू सो मच। वो वाक़तन उसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसरत से उठी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुल रहमान किसी बीवी को उसके शोहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि यह गलत काम था। मगर अब्दुल रहमान का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शोहर कैसा है? अभी तक पेंट पे है? जी सर। कुर्सी से उठते हुए उसने मखमूल अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शोहर किसी अरसे से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू साहब। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुल रहमान से लालच दे रहा था, ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरज से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत। अब्दुल रहमान ने उसके अकब से पुकारा था। उसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुल रहमान अब फाइल उठाकर उसकी वर्क गर्दानी कर रहा था। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मतवज्जे ना था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसने कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया और ना ही वो औरतों से शगफ रखने वाला बंदा था। फिर उसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर। वो ज़रा कशमकश से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? उससे बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरसों में सिवाय इस कटिंग के दूसरी कोई कटिंग नहीं कराई थी। हाँ, जो अंतालिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघराले सुर्ख बाल बहुत अच्छे लगते हैं। वो फाइल की तरफ मतवज्जे बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से ज़मीन सिरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदिक्कत तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पर ढह सी गई। अंतालिया का साहिल, सुर्ख घुंघराले बाल। 6 साल पहले उसने एक एक्स रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगजीन सिर्फ अंतालिया में छपता था, वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था।
मगर मगर तब उसे पैसे चाहिए थे, वो नशे में थी, बाद में वो शर्मिंदा थी, उसने वो शहर, वो जगह, वो सब कुछ छोड़ दिया था, उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों, कभी किसी को उस मैगज़ीन की उन चंद कॉपीज़ का इल्म तक नहीं हुआ। वो मैगज़ीन में तो शायद अब रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया हो। तो अब्दुल रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी, उसकी बेलचक आवाज़ की धमकी वो समझती थी। अगर उसने ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगज़ीन मंजरे आम पे आ जाएगा और उसका घर, बच्चे, ज़िंदगी सब तबाह हो जाएगा। उसने चेहरा उठाकर बेबस मुतनफ़्फ़र निगाहों से एआरपी के बंद ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर, उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए थे। उसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुल रहमान पाशा ने कैसे हर्षै को अपने काबू में किया। बंद दरवाजे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसकी कीमती मोबाइल था, जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आकर उसका हाथ थम गया। वो नंबर उसने अंग्रेज़ी में ब्रदर डियरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पर रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे ही होती जाए जैसे वो सोच रहा था। उसने मुस्कुरा कर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बेखुदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया, जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महजूज से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुरा कर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूँ। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊँ? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर डियरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुल रहमान को ना नहीं की थी, वो उसे ना कभी नहीं कर सकता था।